हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद है अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में जो हम लोग चर्चा किए थे वो भारत के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा किए थे। भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग भारतीय नदी प्रणाली को देखे थे। भारतीय नदी प्रणाली में भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़े थे। पहला जो देखे थे वो हिमालय क्षेत्र के नदी के बारे में पढ़े थे और दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नदी के बारे में पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग हिमालय क्षेत्र नदी के बारे में जो पढ़े थे, गंगा नदी के बारे में पढ़े थे, सिंधु नदी के बारे में पढ़े थे और ब्रह्मपुत्र नदी एक आप लोग का बच गया था। तो आपको थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पे चर्चा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से बोखरचू झील से निकलती है और इस तरह से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स आइए थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको तिब्बत हो जाता है, तिब्बत, और यहीं पे मानसरोवर झील है और इसी के पास बोखरचू झील है, बोखरचू झील है और यहीं से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी यहीं से निकलती है और इस तरह से भारत में प्रवेश करते हुए यहाँ पे पंजाब भारत में प्रवेश करते हुए पंजाब के पास सिंधु की 5 सहायक नदियाँ मिलती है जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। और फिर पाकिस्तान में आने का कराची के पास यह अरब सागर में गिर जाती है। दूसरा जो हम लोग देखे थे, गंगा नदी के बारे में देखे थे। गंगा नदी के बारे में हम लोग ये जाने थे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि गंगा नदी के बारे में हम लोग ये देखे थे कि गंगा नदी जो है वो अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी नदी जो निकल के आती है और जिस स्थान पे इसका संगम होता है उसको दीप प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहीं से जो नदी निकलती है यहीं से दीप प्रयाग के नाम से जाना जाता है और यहीं से गंगा नाम से ये नदी आगे की ओर बढ़ती है। और यहाँ इस तरह से गंगा नदी के बारे में हम लोग और चर्चा किए थे कि गंगा नदी यहाँ से निकलते हुए हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस तरह से गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख से निकलते हुए वहाँ से इलाहाबाद होते हुए पटना और फरक्का के स्थान में प्रवेश करती है। फरक्का के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और वहीं पे पद्मा के नाम से जाना जाता है और वहीं पे यानी कि यहाँ पे ये बांग्लादेश की यह मुहाना पे यहाँ पे एक मेघना नदी है, मेघना, जो गंगा में मिलती है और इस तरह से गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे इस तरह से चर्चा किए थे गंगा नदी के बारे में और सिंधु नदी के बारे में। आगे जो हिमालय नदी तंत्र के तहत जो नदी आती है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और यही तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक आंग्सी ग्लेशियर झील है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लुंग के नाम से
जाना जाता है। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे ऐसा ये कहा गया है, देखा गया है कि सिंधु नदी तिब्बत के पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहती है। और इस तरह से सिंधु नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के विपरीत दिशा में बहती है। सिंधु नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के विपरीत दिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके फ्रेंड्स, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो है भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रवाह क्षेत्र है वो तिब्बत में है। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह जब मानसरोवर झील के आंशिक ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो यहीं पे आपको नमजा वड़वा है, नमजा वड़वा क्षेत्र है। और नमजा वड़वा क्षेत्र के पास से ब्रह्मपुत्र नदी एक तीखा मोड़ लेती है और इस तरह से तीखा मोड़ लेने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम दिहांग होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? उस समय इसका नाम दिहांग होता है। और जब ये और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है तो पासी घाट के पास इसकी दो सहायक नदी, पहला हो गया दिबांग और दूसरा लोहित। जब दिबांग और लोहित दो सहायक नदी जब इसमें मिल जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित, पासी घाट के पास दिबांग और लोहित दो सहायक नदी जब इसमें मिल जाती है तब किस नाम से जाना जाता है? तब ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार देखा गया है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी असम के रास्ते जब आगे बढ़ती है तो गुम्फित जल का निर्माण करती है। और जब गुम्फित जल का निर्माण करती है तो वहाँ पे कुछ बड़े बड़े द्वीप इसमें आकर मिलते हैं, जिसमें से एक द्वीप का नाम जो बहुत फेमस है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, माजुली द्वीप। आप लोग जानते होंगे माजुली द्वीप के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र में असम के पास मिलती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माजुली द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, जब माजुली द्वीप यहाँ पे असम के पास माजुली द्वीप भी शामिल होती है। और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और इधर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से गंगा नदी आती है। और बांग्लादेश में ये दोनों नदी जब यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे एक नदी है मेघना नदी है और हुगली। और मेघना और हुगली नदी के बीच में ही एक डेल्टा का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, मेघना और हुगली नदी के बीच में डेल्टा का निर्माण होता है और इस डेल्टा को ही हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन नाम इसलिए पड़ा इस डेल्टा का क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का वृक्ष बहुत पाया जाता है, इस वजह से इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर हुआ? तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। और इस प्रकार एक और आप लोग बात देख लीजिए, ये जो हुगली नदी है इसको पूर्व के लंदन के नाम से भी जाना जाता है। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इस प्रकार से हम लोगों का हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे
वो समाप्त हुआ। अब हम लोग जो आगे जिस नदी के बारे में पढ़ेंगे वो प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत पश्चिमी घाट के नदी और विंध्य श्रेणी के नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदी पे चर्चा करते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी में हम लोग जो देखते हैं तो दो नदी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत भी दो नदी होती है। पहली जो होती है वो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी होती है और दूसरी जो होती है अरब सागर में गिरने वाली नदी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग देख ही रहेंगे। ये हो गया आपका बंगाल का खाड़ी, बंगाल का खाड़ी, और ये हो गया आपका अरब सागर, अरब सागर। कमेंट करके बताइए कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इस चीज़ को देख ही रहे हैं कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो नदी है वो महानदी, महानदी के बारे में। महानदी एक अनुवर्ती नदी है और महानदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और यहीं पे अमरकंटक पठार है, अमरकंटक पठार, यहीं पे अमरकंटक पठार है और यहाँ से महानदी निकलती है, यहाँ से महानदी निकलती है और पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए अमरकंटक पठार से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर बहते हुए प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। जब ये दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवाहित होती रहती है तो यहीं पे सबसे प्रचलित बांध जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, हीराकुंड बांध। तो यहाँ पे ओडिशा के पास ये हीराकुंड बांध महानदी पे ही है। हीराकुंड बांध इसी नदी पे है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो इसके बाद हम लोग जो एक प्रमुख नदी के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखिए गोदावरी नदी के बारे में ये देखा गया है कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार देखा गया है कि जिस तरह से उत्तर में जिस तरह से गंगा का महत्व है उसी प्रकार से दक्षिण के क्षेत्र में गोदावरी का भी महत्व माना जाता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में और चर्चा करते हैं। यह जो नदी है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है। ये आपको यहाँ पे आपको महाराष्ट्र हो गया, यहीं पे आपको त्र्यंबकेश्वर स्थान है, त्र्यंबकेश्वर स्थान है। त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है और ये पश्चिमी घाट है। ये आप लोग इससे आप लोग चर्चित होंगे। ये आपको हो गया पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट होता है और ये पूर्वी घाट होता है। तो पश्चिमी घाट के पास ही ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे नासिक है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर स्थान है और यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर स्थान से गोदावरी नदी निकलती है और फिर ये यहाँ से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब लोग नेक्स्ट जो नदी है उसके बारे पे चर्चा करते हैं। कृष्णा नदी को प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है कि कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के पास एक महाबलेश्वर स्थान है, वहीं से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पे महाबलेश्वर स्थान है, महाबलेश्वर, यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है और कृष्णा नदी
का उद्गम हुआ है और यह नदी जो है दक्षिण और पूर्व यह कृष्णा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। लगभग इसका कृष्णा नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो 14 किलोमीटर है। ठीक है, आगे जिस नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो कावेरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक मैसूर के पठार से निकलती है। यहाँ पे कर्नाटक मैसूर है, यहीं से एक नदी निकलती है कावेरी नदी। यहाँ से जो एक नदी निकलती है कावेरी, यहाँ पे कावेरी नदी निकलती है मैसूर के पठार से, और मैसूर पठार के एक ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी है, वहीं से कावेरी नदी निकलती है। आगे इसके बारे में देखते हैं कि यह कावेरी नदी मैसूर के ब्रह्मगिरी पठार से होते हुए जब निकलती है तो यहाँ पे बंगाल के खाड़ी में गिरती है, और जिस जगह पे बंगाल के खाड़ी में गिरती है वहाँ पे कावेरी पत्तनम स्थान के पास यह बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में देखते हैं और कि कावेरी पत्तनम के पास गिर जाती है, और यहीं पर जहाँ पे कावेरी पत्तनम के पास ये गिरती है यहीं पे शिव समुद्र जल प्रपात, कावेरी पत्तनम के पास ही आपको शिव समुद्र जल प्रपात है। शिव समुद्र जल प्रपात यहीं पे है, कावेरी पत्तनम के पास ही है। और इस तरह से प्रायद्वीपीय क्षेत्र और दक्षिण भारत के नदियों में इस कावेरी नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है, और इसके पवित्रता के ही कारण इसे दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखें इस तरह से कावेरी नदी को, और इसके बारे में देखेंगे कि कावेरी नदी के बारे में और जो चर्चा करते हैं कि कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र को चावल के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फिर इसमें जो भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से समझ के देखिए, और एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से चावल का कटोरा माना गया है, और इस नदी में कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जहां वर्ष भर जल प्रवाहित होते रहता है, क्योंकि इस तरह देखा गया है कि दक्षिण भारत के जो नदी है वो प्रौढ़ावस्था की ओर विकास कर चुकी है, और वहाँ पे जल को इकट्ठा करने का क्षमता कम होता है। इस वजह से वहाँ पे सिंचाई का भी बहुत कम क्षेत्र होता है। लेकिन कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ वर्ष भर जल प्रवाहित होती रहती है। यह नदी जो है श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी के बारे में कहा गया कि यह नदी जो है श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्र से होकर बहती है, और यहीं पे मैं यहाँ पे थोड़ा पॉइंट कर देती हूँ कि यहीं पे हेगनकल जलप्रपात है। जलप्रपात को साधारण भाषा में झरना भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इस तरह से हम लोग महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बारे में पढ़े, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र पश्चिम घाट की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ओके फ्रेंड्स, आगे जिस नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है अरब सागर में गिरने वाली नदी। ठीक
ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी के बारे में ये कहा गया है कि इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहीं पे मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार, ये अमरकंटक पठार है और मैकाल पर्वत श्रेणी, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर नर्मदा नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि नर्मदा नदी के बारे में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अमरकंटक पठार से निकलती है, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बंगाल के अरब सागर में गिर जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में कि प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी को माना जाता है। उत्तर में देखिए नर्मदा नदी के बारे में ये कहा गया है कि यह उत्तर में विंध्याचल, देखिए ये है विंध्याचल रेंज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा, ये आपको सतपुड़ा है, सतपुड़ा, ठीक है। उत्तर में विंध्याचल, ठीक है फ्रेंड्स, और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए यह नदी बहती है, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अमरकंटक यानी छत्तीसगढ़ से जब ये निकलती है तो उत्तर में विंध्याचल श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच से भ्रंश घाटी से बहती हुई बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। तो मैं आपको यहाँ पे, अगर जिनको पता नहीं है भ्रंश घाटी के बारे में, मैं भ्रंश घाटी के बारे में आपको बता देती हूँ कि भ्रंश घाटी वैसी घाटी होती है जैसे इधर एक पर्वत हो गया और एक इधर पर्वत हो गया, एक इधर पर्वत हो गया ऊपर, एक नीचे पर्वत हो गया, और इसके बीच से जो ये पतला क्षेत्र है और यहाँ से जो नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से जो नदी निकलती है ये पतली नुमा जगह से, इसी को हम लोग भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, इसी को भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। और जब ये नदी भ्रंश घाटी से निकलती है और इस तरह ये नदी जब बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ये नदी अपने साथ कोई गाद या पत्थर या कंकड़ वगैरह नहीं ले जाती है, इस तरह से डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर जिनको डेल्टा के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि डेल्टा वैसे जगहों को बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है और अपने साथ बहाकर कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू सब साथ में लाती है और वहीं पे सबको छोड़ देती है, और वहाँ से छोड़ते हुए सागर में मिल जाती है, और वहाँ जो छोड़ी हुई जो गाद है वही गाद के वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली एक और नदी के बारे में चर्चा करते हैं, ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती की नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो नदी है वो सतपुड़ा से निकलती है। मैं आपको यहाँ पे बताई ये सतपुड़ा है और यहीं से आपको ताप्ती नदी निकलती है। यहीं से ताप्ती नदी निकलती है और खंबात के खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब मैं खंबात की खाड़ी आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे है। यहाँ पे आपको खंबात की खाड़ी,
ये आपको खंभात की खाड़ी है, यानी ताप्ती नदी जो है वो सतपुरा से निकलकर खंभात के खाड़ी में गिरती है। और जिस जगह पे ताप्ती नदी गिरती है यहीं इसी के मुहाने पे सूरत नगर बसा हुआ है। सूरत जो गुजरात में है, इसी के मुहाने पे सूरत नगर बसा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अरावती पर्वत के, ये राजस्थान के अरावती श्रेणी से निकलती है और यह राजस्थान के अरावती पहाड़ी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर, अब देखिए ये आपको, ये राजस्थान है, राजस्थान के पास यहीं पे अरावती पहाड़ी है, अरावती पहाड़ी है और यहीं से नाग पर्वत के पास से लूनी नदी निकलती है। यहाँ से लूनी नदी निकलती है और निकलते हुए कच्छ के रण, यानी कि कच्छ कहाँ है, गुजरात में, तो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। आपको कच्छ यहाँ पे है, कच्छ। लूनी नदी जो है वो राजस्थान से निकलकर गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो उसे लूनी नदी कहते हैं। कौन सी ऐसी नदी है जो सागर में नहीं मिलती है, तो उसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान के नाग पर्वत से निकलती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग आज देखें प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग हिमालय नदी के बारे में पढ़े थे और आज प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़े, और इस तरह से पूरे भारत के नदियों के बारे में हम लोग पढ़ें, जहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है। आप देखे भी होंगे, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किन किन नदियों से क्वेश्चन बना हुआ है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे नदी के बारे में। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा भारत के नदियों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसमें मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दी, भ्रंश घाटी के बारे में, डेल्टा के बारे में भी मैं आपको बताई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह आप लोग फिर इस वीडियो को देखिएगा। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ कि वीडियो देखते हुए पॉइंट को डायरी में या छोटा सा नोटबुक में उसको लिखना है और उसको फिर 1-2 बार देखते रहना है ताकि आप उसे भूलें नहीं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।